तो ये है हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का, यानी 1978 का। ठीक है। अच्छा, जब मैं लिख रही हूँ उतना वीडियो में स्किप करते जा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ भी मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ सब कुछ और आपको समझा ही रही हूँ, तो इसलिए यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि फिर मेरा भी बहुत टाइम जाएगा इन सबको सारी चीज़ें लिखने में और वो समझाने में उतना नहीं आ पाएगा। हर चीज़ यदि आपको लिखी हुई मिल जाएगी तो फिर समझने का क्या मतलब। तो वो चीज़ है, आप नोट्स बनाते चलिए इसी के साथ में, या फिर दोबारा वीडियो रिपीट करके नोट्स बना लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो आंतरिक अशांति, यहाँ हमने आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह क्यों लिखा है, क्योंकि जो मूल संविधान था, मूल संविधान जो था उसमें शब्द था आर्टिकल 352। इसमें क्या है पढ़ा था हमने, राष्ट्रीय आपातकाल, और उसमें बोला था उसमें क्या था कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, 3 शब्द थे उसमें। आर्टिकल 352 के में 3 शब्द थे और उसमें कहा गया था कि इन 3 आधारों पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। हुआ क्या कि 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो ये राष्ट्रीय आपातकाल बहुत विवादास्पद रहा था। ये लगाया किसने था? इंदिरा गांधी ने, है ना। आपने सुना ही होगा इंदिरा गांधी का जो राष्ट्रीय आपातकाल था, और वो लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो ये बहुत विवादास्पद रहा। राष्ट्रपति शासन का पहले ही विरोध हो रहा था, तो इसलिए क्या हुआ था कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जो आपातकालीन उपबंध थे उनमें बहुत ज़्यादा संशोधन किए गए थे, वो हम आगे देखेंगे। हाल फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि यहाँ का आंतरिक अशांति का शब्द हटा के वहाँ पे जोड़ दिया सशस्त्र विद्रोह। मतलब अब राष्ट्रीय आपात जो है वो कौन कौन से आधार पर लगेगा? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण। अब यदि किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है कि युद्ध और बाहरी आक्रमण में क्या अंतर है, तो भाई युद्ध जब हमारा देश भी लड़ रहा है किसी देश से, बाहरी आक्रमण हम पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, और अब है सशस्त्र विद्रोह। पहले था आंतरिक अशांति और अब है सशस्त्र विद्रोह। यदि कहीं किसी भाग में भी सशस्त्र विद्रोह हो जाता है भारत में या भारत के किसी भाग में, तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये था। आगे है कैबिनेट की लिखित सिफारिश, काय के लिए? आपातकाल के लिए। हुआ कब था? हुआ क्या था कि 1975 में ही जब आपातकाल लगा था तो भाई सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। जब इसमें विवाद हुआ कि कैसे लगाया गया, किन आधारों पर, जिस आधार पर लगाया गया था आंतरिक अशांति, तो ये कहा गया कि अपने ही फायदे के लिए ही इसको राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया था। तो जब ये विरोध हुआ और ये सब बातें उठने लगी तो सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया, बोले हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा। अब भाई आपातकाल की घोषणा तो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पे बात आ गई ना, तो क्या राष्ट्रपति ने खुद ही आपातकाल घोषित कर दिया? तो इसलिए तब से क्या व्यवस्था की गई कि नहीं, जब कैबिनेट लिखित में सिफारिश करेगी आपातकाल की, राष्ट्रपति तभी। अब राष्ट्रपति के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था ना कि मुझे, भाई राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे काम करता है? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पे काम करता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि मुझसे मंत्रिमंडल ने कहा था कि आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। तो तब से ये व्यवस्था की गई, 44वें संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था कर दी कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की या किसी भी प्रकार के आपातकाल की। संपत्ति का अधिकार, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम में हमने क्या देखा था कि
संपत्ति के अधिकार को क्या किया था, कटौती कर दी थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के जो मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया और इसे आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 300A के तहत हमारा विधिक अधिकार है। मतलब किसी विधि, संसद किसी विधि को बनाए बिना हमसे हमारी संपत्ति नहीं छीन सकती। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, हमसे हमारे मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आपातकाल में ये निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 19 में जो है वो हमें 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। वो 6 स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं आपातकाल में, ठीक है। और बाकी राष्ट्रपति जो है वो ये आदेश जारी करके कि कौन कौन सी, अब ये इतना डीप में मैं क्यों बता रही हूँ, हालांकि ये सब मैं लिख देती और आपको सिर्फ पढ़ के सुना देती कि इसमें ये संशोधन हो गया, ये संशोधन हो गया, तो ठीक था। लेकिन मैं इसलिए इसे इतनी डीप में पढ़ा रही हूँ क्योंकि यदि आपने प्री में ठीक से नहीं पढ़े हैं संशोधन कहीं पे, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं। तो 6 स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं जो आर्टिकल 19 के तहत हमको मिली हैं, ठीक है। अभी हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जो 6 स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं वो अपने आप निलंबित हो जाती हैं। बाकी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति आदेश द्वारा निलंबित कर देते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये निलंबित नहीं होता। आपातकाल में भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, और आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये दोनों आर्टिकल निलंबित नहीं होंगे, काय में, आपातकाल में भी। आपातकाल में भी ये निलंबित नहीं होंगे। बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और ये निलंबित नहीं होते। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान ये किया गया था कि राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की जो सलाह होती है उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अच्छा, इससे पहले संविधान में संशोधन करके क्या कर दिया था कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को लौटा नहीं सकता, उसको मानने के लिए बाध्य होता है। लेकिन यहाँ कहा है कि हाँ, राष्ट्रपति जो हैं वो एक बार कैबिनेट की सलाह जो भी होगी, भाई कैबिनेट की सलाह पे काम करते हैं ना राष्ट्रपति, तो कैबिनेट की सलाह जो भी होगी उसे एक बार पुनर्विचार के लिए वे लौटा सकते हैं। हाँ, यदि पुनर्विचार के बाद फिर आती है तो तब उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, पूरा नहीं लिखा है, सेंटेंस ये है पूरा कि राष्ट्रपति जो हैं वो कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद उस सलाह को मानने के लिए वे बाध्य होते हैं। राष्ट्रपति शासन थे उन पे तो पहले से ही वो लगता हुआ आ रहा था कि नहीं ये गलत तरीके से लगाए जाते हैं या केंद्र थोपता है हम पे। राज्य बोलते थे कि केंद्र हम पे राष्ट्रपति शासन थोप देता है। तो इसलिए क्या हुआ, ये सब तो पहले से ही विवाद चलता आ रहा था। लेकिन जब 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो ये भी बहुत विवादास्पद रहा। तो जब 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन किया था तो बहुत सारे आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान थे उनमें बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया था। और ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में कि 44वें संविधान संशोधन के तहत आपातकालीन प्रावधानों में क्या परिवर्तन किए उनको लिखिए। तो ये 300 शब्द में आ चुका है, आई थिंक 300 में नहीं आया होगा तो 200 में आया होगा। लेकिन अब हमारा क्या है, अब या तो 50 में आएगा या कितने में आएगा, 200 में। तो हम इसे 200 के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन कौन से आपातकालीन प्रावधानों में
परिवर्तन किया था। तो ये तो हम कुछ तो हम देख ही चुके हैं कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर घोषणा करेगा। एक आंतरिक अशांति पर की जगह पे हम सशस्त्र विद्रोह देख चुके हैं। तो 2 प्रावधान तो हम देख ही चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको पहले ही लिखना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि 44वें संविधान संशोधन के तहत आपातकालीन प्रावधान जो थे उनमें क्या क्या संशोधन किए थे। तो कुछ पॉइंट हम देख ही चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हम फिर से इस आंसर को हम 200 शब्द के हिसाब से ही कवर कर रहे हैं। अब इसके लिए मैं अलग से नोट्स दूंगी, इसलिए मैं यहीं पे लिखते जा रही हूँ, तो आप यहीं से नोट कर लीजिए और समझाते भी चलती हूँ। तो ये तो अपन ने देख ही लिया था कि राष्ट्रीय आपातकाल किस में है, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में है। इसके संदर्भ में हमने आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया था। मतलब अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा, बल्कि कब लगेगा, जब सशस्त्र विद्रोह हो रहा होगा। और युद्ध और बाहरी आक्रमण तो है ही सारी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या जोड़ा था, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। दूसरा था राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति यदि आपातकाल की, तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो वो कब कर सकता है, जब कैबिनेट की उसे लिखित सिफारिश हो, तभी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये 2 पॉइंट तो हम देख ही चुके थे और आगे देखते हैं। 200 शब्द के हिसाब से हो जाए अपना, उतना देखना है। ठीक है, तो थर्ड क्या था हमारा कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मौलिक अधिकार हमें प्रदत्त किए जाएंगे, वो आपातकाल में भी उनका निलंबन नहीं होगा। ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये 3 पॉइंट तो ठीक है। तो ये इससे ही शुरुआत करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि तीनों प्रकार के आपातकाल मतलब क्या क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो तीनों प्रकार के आपातकाल को कुछ आधार फिक्स किए गए कि इन आधारों पर उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब पहले आपातकाल न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते थे। अब ये कहा गया संविधान संशोधन के तहत कि कुछ ऐसे आधार हो सकते हैं जिनके तहत आपातकालों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आगे देखते हैं। आई होप आप ये सब लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो की घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदन 2 माह से घटाकर 1 माह कर दिया गया। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह कर दी। मतलब होता क्या था कि पहले जो था, जब जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता था तो संसद द्वारा मंजूरी इसे 2 माह के अंदर देनी होती थी, लेकिन इसे घटाकर अब कितना कर दिया, 1 माह। मतलब अब संसद 1 माह के भीतर इसे राष्ट्रीय आपातकाल को अपनी मंजूरी संसद को देनी होगी। अगला था कि राष्ट्रीय आपातकाल संसद के अनुमोदन के बाद 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह में इसे पुनः स्वीकृति देकर इसे अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। ये अनंत काल तक जारी रह सकता है। तो इसमें क्या संशोधन हुआ था, तो पहले क्या होता था, पहले जैसे ही मंत्रिमंडल जो थी, पहले जैसी संसद जो थी वो एक बार जो अनुमोदन दे देती थी, तो ये मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार पहले संसद जैसी अनुमोदित कर देती थी, तो ये मंत्रिमंडल की इच्छा तक अनंत काल तक मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार जब तक वो चाहे तब तक जारी रह सकता था। लेकिन अब क्या कह दिया कि नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल को जैसे ही अनुमोदन मिलेगा तो वो 6 माह तक जारी रहेगा और पुनः फिर 6 माह में उसे संसद से
पुनः स्वीकृति दिलवानी पड़ेगी, मतलब हर 6 माह में उसे स्वीकृति दिलवा के आप अनंत काल तक जारी रख सकते हो, लेकिन हर 6 माह में आपको उसे संसद से स्वीकृति दिलवानी होगी। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, संसद एक बार स्वीकृत कर देती थी तो मंत्रिमंडल जब तक चाहे उसे कैसे रख सकती थी, जारी रख सकती थी। तो आगे आप इसमें पॉइंट लिख लेना, वो यहाँ जगह नहीं थी कि पहले संसद के अनुमोदन के बाद, मतलब इतना लिखने के बाद लिखना कि पहले संसद के अनुमोदन के बाद यह मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार तक जारी रह सकता था। ठीक है, आगे लिखते हैं, 10 पॉइंट लिख लेते हैं अपन इसमें तो सफिशिएंट होंगे। क्या बोर्ड छोटा है ना, तो सारी चीज़ें एक बार में आ नहीं पाती। ठीक है, तो अगला क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन एवं जारी रखने के प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत हमने देखा ही था। विशेष बहुमत क्या होता है कि जो सदन की कुल सदस्य संख्या होती है उसका बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ये होता है विशेष बहुमत। तो संसद जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको अनुमोदन देने वाला और हर 6 माह में जो हम जारी रखने के लिए अनुमोदन स्वीकृति दे रहे थे, तो जारी रखने वाला प्रस्ताव, मतलब दोनों ही प्रस्ताव, अनुमोदन का भी प्रस्ताव और जब हर 6 माह में हम उसे स्वीकृति दे रहे हैं तो जारी रखने का प्रस्ताव दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत ही ये आपातकालीन प्रावधानों में ये परिवर्तन हुए थे। ठीक है, तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुए हैं। यदि लोकसभा है ना, यहाँ लोकसभा है, ना कि राज्यसभा है, ना संसद है, यदि लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने का प्रस्ताव निरस्त कर दे तो राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा समाप्त करना अनिवार्य होता है। भाई, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है और वो उसे कभी भी वापस ले सकता है। मंत्रिमंडल जैसे ही परामर्श देती है कि आप वापस ले लीजिए घोषणा, तो वो वापस ले लेता है, लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं चला सकता। यदि लोकसभा उसे जारी रखने, मतलब 6 महीने के लिए उसे अनुमोदन दे दिया था और फिर लोकसभा क्या करती है कि उसे आगे जारी रखने का प्रस्ताव निरस्त कर देती है कि नहीं, अब हम इसे आगे जारी नहीं रखना चाहते, तो राष्ट्रपति को तुरंत ही उस घोषणा को वापस लेना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति घोषणा करके रखा है कि आपातकाल तो लागू है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा कि यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जितनी है उसके 1/10 सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस दे दें, या फिर क्या होगा कि यदि सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दे दें कि 14 लिखित नोटिस देते हैं तो 14 दिन के अंदर आपातकाल को जारी रखने वाले प्रस्ताव को अस्वीकृति हेतु सदन की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ये क्या कह रहा है कि यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य ऐसा नोटिस दे देते हैं कि हमको क्या करनी है, हमको राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने का जो प्रस्ताव है, आपातकाल को जारी रखने, यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है तो आपातकाल अकेला लिखा है, तो किसी भी प्रकार का आपातकाल हो सकता है। तो हमने कहा है कि यदि लोकसभा के जितने सदस्य हों उनके 1/10 सदस्य स्पीकर को, या सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को ये नोटिस दे देते हैं कि हमें आपातकाल को जारी रखने के वाले जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकृति देनी है, आप सदन की विशेष बैठक बुलाइए। तो ये सदन की विशेष बैठक बुला सकते हैं उसको अस्वीकृति देने। यदि सत्र नहीं चल रहा है तो सदन की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, आपातकाल के जो जारी रखने का जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकृत करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, यदि 1/10 सदस्य ऐसा लिखित नोटिस दें तो। अगला क्या है, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल कितने में है,
356 में है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अनुमोदन कौन देता है? अनुमोदन संसद देती है कि 6 माह तक जारी रहेगा। मतलब राष्ट्रपति शासन जो है, जब उसे राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उसे अनुमोदन मिल जाता है संसद से, तो वो अपने अनुमोदन के बाद 6 महीने तक जारी रहता है। लेकिन पहले कब तक रहता था? पहले 1 वर्ष तक रहता था। मतलब अनुमोदन मिलने के बाद पहले वो 1 वर्ष तक जारी रहता था और अब 6 माह तक ही जारी रहता है अनुमोदन के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद जारी रखने, 1 वर्ष के बाद भी ये अधिकतम 3 वर्ष तक जारी रह सकता है कि 2 शर्तें हैं। पहली है कि कहीं राष्ट्रीय आपात लगा हो, मतलब देश में कहीं भी, पूरे देश में या देश में कहीं भी राष्ट्रीय आपात लगा है, तो वो 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। और अधिकतम कितने साल जारी रह सकता है? 3 साल तक। और दूसरा है निर्वाचन आयोग प्रमाण पत्र दे कि संबंधित राज्य, मतलब जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है वहाँ पे चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव कराना संभव नहीं है, चुनाव कराना संभव नहीं है ना। वहाँ पे चुनाव सॉरी निर्वाचन आयोग प्रमाण पत्र दे कि संबंधित राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। तो ये पॉइंट समझ लीजिए। मतलब इसमें क्या कहा है, इससे पहले वाला हमने पॉइंट देखा था कि राष्ट्रपति शासन संसद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जारी रह सकता है ना। पहले कितना रह सकता था? 1 वर्ष तक रह सकता था, लेकिन अब ये 1 वर्ष की व्यवस्था हटा दी है और अब संसद के अनुमोदन के बाद 6 माह तक जारी रह सकता है। पर 6 माह के आगे क्या? तो 6 माह के आगे संसद 6 महीने में फिर से उसे स्वीकृति दे देगी, तो फिर 6 माह के लिए जारी रह सकता है। लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय आपातकाल में हो रहा था कि वो हर 6 माह में स्वीकृति दे दे के उसे अनंत काल तक जारी रख सकती थी, राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं हो सकता भाई। ऐसे तो केंद्र क्या होंगे, राज्यों पे हावी हो जाएंगे, संघीय व्यवस्था जो है उसको खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए अब व्यवस्था क्या कर दी कि ठीक है, एक बार आप अनुमोदन दोगे तो 6 माह तक जारी रह सकता है, 6 माह के बाद आप एक बार और अनुमोदन दे सकते हो तो 6 माह तक और जारी रह सकता है। लेकिन यदि आपको 1 वर्ष से के बाद भी उसे जारी रखना है, और वो भी आप जारी कब तक रख सकते हो? अधिकतम 3 वर्ष तक। तो अधिकतम 3 वर्ष तक यदि एक वर्ष के बाद आपको जारी रखना भी है तो उसकी 2 शर्तें हो सकती हैं। या तो कहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो आप जारी रख सकते हो, या फिर निर्वाचन आयोग ये प्रमाण पत्र दे कि संबंधित राज्य में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ पे चुनाव कराए जा सकते हैं, तो आप फिर राष्ट्रपति शासन जो है जारी रख सकते हो 1 साल के बाद। ठीक है, नहीं तो आप 1 साल के बाद इन दोनों शर्तों के अलावा और किसी भी कंडीशन में आप 1 साल के बाद तक राष्ट्रपति शासन लगा के नहीं रख सकते। तो ये थी कि 44वें संविधान संशोधन के प्रावधान हमने प्रमुख देख ही लिए थे, वो हमारे 50 शब्द में हो जाएंगे। यदि 200 शब्द में आए तो वो प्रावधान तो हमको लिखने ही हैं। साथ में यदि जगह कम पड़ रही है या आपके शब्द कम पड़ रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि जो आपातकालीन उपबंध थे, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत कुछ आपातकालीन उपबंधों में भी संशोधन किए थे और वो इन संशोधनों को आप वहाँ पे जोड़ सकते हो। या फिर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है और आ भी चुका है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत आपातकालीन प्रावधानों में क्या परिवर्तन हुए थे। तो हम यहाँ पे 11 पॉइंट देख चुके हैं, आपके 200 शब्द आराम से हो जाएंगे। तो ये मेन पॉइंट थे, ये आप देख लीजिए। आप आई होप आपने सबके नोट्स लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे हैं तो वीडियो रिवाइंड कीजिए और फिर से ये सारे पॉइंट देख के आप उनको लिख लीजिए। पूरा मैंने लिख ही दिया है, जहाँ पे छोड़ा है वो मैंने बोल दिया है। तो ये आपके प्रावधान हो गए। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और आई होप आपकी हेल्प हो रही होगी मेंस की तैयारी में। यदि कोई भी सजेशन है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर इससे पहले वाली वीडियो में दे रखा है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, तो आप वहां से व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे टारगेट MPPSC विद प्रिया लिखकर मैसेज कर सकते हैं कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, तो आपको मैं क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि कोई भी सजेशन है तो आप मुझे बेझिझक वो भी दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।